Hello everyone. We are going to start class 7th NCERT History Chapter 2 Kings and Kingdoms. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो इस मैप में देखो, इस मैप में ना 7th से लेकर 12th सेंचुरीज तक की मेजर किंगडम्स दिखाई हुई है। 7th सेंचुरी में काफी नई किंगडम्स, नई डायनेस्टीज उभर के आई थी अपने सामने। इस मैप में 7th से 12th सेंचुरी तक की काफी मेजर किंगडम्स दिखाई हुई है, जैसे गुर्जर, प्रतिहारास, पालास, चोलास। तो देखो द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डिनेस्टीज। देखो 7th सेंचुरी में ना काफी बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे अलग अलग रीजन्स के, सब कॉन्टिनेंट में जो भी रहते थे। तो जो एग्जिस्टिंग किंग थे ना किसी एक रीजन के, वो इन बड़े लैंडलॉर्ड्स को या फिर वॉरियर चीफ्स को सामंतास कहते थे। सामंतास से एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये किंग्स या फिर ओवरलॉर्ड जो भी इनके हो, उनको गिफ्ट देंगे, उनकी कोर्ट्स में प्रेजेंट रहेंगे और इनको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे जब भी रिक्वायर्ड होगा। तो देखो समय के साथ जैसे जैसे सामंतास को पावर या वेल्थ मिलती गई, उन्होंने खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर, एक पर्टिकुलर रीजन या सर्कल का ग्रेट लॉर्ड घोषित कर दिया, और इसी तरह चलता गया। तो कभी कभी क्या होता था, ये जो सामंत या महामंडलेश्वर, महासामंत होते थे ना, ये अपनी ओवरलॉर्ड से इंडिपेंडेंस क्लेम कर देते थे और अपना ही राज्य बना लेते थे। ऐसा एक इंसिडेंस देखने को मिलता है राष्ट्रकूटास का दक्कन में। इनिशियली जो राष्ट्रकूटास थे ना, वो कर्नाटका के चालुक्यास के सबऑर्डिनेट्स थे। तो मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्ग ने, जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ है, उन्होंने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो किया और एक रिचुअल जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है वो परफॉर्म किया। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है गोल्डन वोम। देखो जब हिरण्यगर्भ रिचुअल परफॉर्म कर दिया जाता है ब्राह्मणों की मदद से, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जिसने भी वो सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है, अब उसका रीबर्थ हो क्षत्रिय। बेशक वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, लेकिन अब उसको क्षत्रिय माना जाएगा। तो देखो दूसरे भी ऐसे कई केसेस है, जो कि लोग ऐसी फैमिली से नहीं थे जो कि किंग्स या क्वींस से बिलोंग करती हो, लेकिन उनके पास मिलिट्री स्किल्स थी। उन्होंने भी अपने किंगडम्स बना लिए। एग्जाम्पल मिलता है जैसे कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये दोनों ब्राह्मण्स थे। तो उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ा और हथियार उठा लिए और अपनी सक्सेसफुल किंगडम्स कर्नाटका और राजस्थान में बनाई। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। देखो हम जो किंग्स है ना, ये जानते हैं हम, ये बात पहले से ही हमने 6th क्लास में पढ़ी थी कि ये किंग्स अपने आप को काफी सुंदर सुंदर सुनने वाले टाइटल्स दे देते थे, जैसे महाराजा अधिराज या फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती तो काफी ऊंचा टाइटल हो गया, इसका मतलब ये बैठ जाता है तीनों लोकों का राजा। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे। तो ये इतने बड़े बड़े क्लेम्स तो कर देते थे, लेकिन वास्तव में ना इनको अपनी पावर सामंत के साथ या फिर पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मणों के एसोसिएशन के साथ शेयर करनी पड़ती थी। हर स्टेट्स में रिसोर्सेस जो थी ना, वो प्रोड्यूसर्स से ले लेते थे। ये किंग्स लोग प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, जैसे पीजेंट्स, कैटल रखने वाले, आर्टिसंस लोग, जिनको ना मजबूर भी कर दिया जाता था, या मतलब खुशी से भी दे देते थे अपना ड्यूटी समझ के, कि जो भी इनका प्रोड्यूस है ना, उसका एक पार्ट ये किंग को दें। कभी कभी रेंट भी ले लिया जाता था किसी लॉर्ड से, जो कि उस लैंड को ओन करता है। रिवेन्यू ट्रेडर से भी कलेक्ट किया जाता था। देखो 400 टैक्सेस। देखो इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि एक इंस्क्रिप्शन है जो कि तमिलनाडु के रूलर्स थे ना, चोलास। तो वो बताती है इंस्क्रिप्शन की 400 तरह के डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए हैं टैक्सेस के लिए। मतलब 400 अलग अलग तरह के टैक्सेस पता चलते हैं कि चोलास लेते थे। एग्जाम्पल है, जैसा एक फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स है वेत्ती। ये वेत्ती टैक्स है, ये कैश में मतलब पैसों में नहीं लिया जाता था, बल्कि फोर्स्ड लेबर, मजबूरी करके लेबर के रूप में लिया जाता था। और दूसरा है कदमई, लैंड पर रिवेन्यू लेना। और भी टैक्स है, जैसे घर के ऊपर एक घास फूस की छत लगा लेते थे, उसके ऊपर भी टैक्स लेते थे। पाम ट्री पर चढ़ने के लिए लैडर यूज, सीढ़ी यूज कर लेते थे, उसके लिए भी टैक्स लगता था। और सपोज फैमिली में कोई सक्सेशन हो रहा है, मतलब फादर अपनी सारी की सारी वेल्थ बेटे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो रिसोर्सेस थी ना, ये यूज हो जाती थी किंग के एस्टेब्लिशमेंट्स को फंड करने के लिए, टेम्पल्स या फिर फोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। उनको इन्हीं रिसोर्सेज के यूज से दूसरी वॉर्स भी लड़ते थे। तो उन वॉर्स से क्या होता था, वॉर्स से भी काफी वेल्थ को एक्वायर कर लेते थे, लूट की तरह। वो लूट लाते थे ना जिस भी राज्य को जीतते थे, और जीतने वाला लैंड पर भी कब्जा कर लेता था और ट्रेड रूट्स पर भी कब्जा कर लेता था।
तो देखो ये रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो भी फंक्शनरीज रही होगी, मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो भी लोगों की जरूरत है, उनको ना जनरली इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रिक्रूट कर लेते थे। और ये पोजीशन ना हेरिडिटरी होती थी, मतलब कि पिता की पोजीशन बेटा ले लेगा इस तरह से। यही चीज उस टाइम पे आर्मी में भी चलती थी। काफी केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ना क्लोज रिलेटिव जो किंग का है उन्होंने ही ये पोजीशंस ले ली थी। देखो प्राशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। देखो प्राशस्तीज में ना जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हो सकता है कि बिल्कुल सच ना हो, क्योंकि प्राशस्ती में ना काफी कभी कभी तारीफ करने के हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है। लेकिन प्राशस्ती से ना हमें ये जरूर पता चलता है कि रूलर्स अपने आप को कैसा दिखाना चाहते थे, जैसे बहुत साहसी और जीतने वाले वॉरियर्स के तरह वो एक दूसरे को अपने आप को दिखाना चाहते थे। इन प्राशस्तीज को लर्नड ब्राह्मण्स बनाते थे, जिनको ना जो ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर देते थे। देखो ये ना नागभट्ट की अचीवमेंट्स के बारे में एक प्राशस्ती बता रही है। देखो जैसे एक प्राशस्ती है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिली है। तो उसमें देखो नागभट्ट के बारे में कैसे बताते हैं। नागभट्ट एक प्रतिहार राजा थे। तो देखो ऐसा बताते हैं कि जो आंध्र, सैंध मतलब सिंध और विदर्भ और कलिंग के जो ये राजा थे ना, वो तो नागभट्ट के सामने तभी झुक गए थे जब वो प्रिंस थे। नागभट्ट ने चक्रयुद्ध के राजा पर भी जीत पाई थी। नागभट्ट ने वांगा, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क मतलब तुर्की, वत्स और मत्स्य, इनके राजाओं को भी हरा दिया था। तो ये प्राशस्त्य है, तो ऑब्वियसली इसमें काफी बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो इनसे पता लगता है कि किंग्स अपने आप को काफी हिम्मत वाला और पावरफुल दिखाने की कोशिश करती थी। तो देखो क्या होता था ना, कभी कभी या अक्सर किंग्स ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मतलब कि लैंड दे दिया करते। तो जो वो लैंड देते थे वो अपने इन कामों को, जैसे आज भी लैंड के कागज बनते हैं तो वो कॉपर प्लेट्स पर इस तरह से रिकॉर्ड कर देते थे। देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये ना एक कॉपर प्लेट्स का सेट है जिसमें रिकॉर्ड किया हुआ है कि एक लैंड ग्रांट दी हुई है एक रूलर द्वारा 9th सेंचुरी में। इसमें संस्कृत और तमिल में लिखा गया है। तो ये जो देखो ये रिंग देख रहे हो ना आप, ये रिंग, तो ये रिंग एकदम टाइटली मतलब ढंग से लगी हुई है और इस पर एक रॉयल सील भी है जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये एकदम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो इस लैंड के ओनर वो पर्टिकुलर ब्राह्मण है जिनको ये दी हुई है लैंड। हु वाज गिवन द लैंड। देखो लैंड किसको दिया जाता था, तो एक देखो तमिल सेक्शन का एक पार्ट जिसमें दिखाया गया है कि भाई चोलास ने लैंड ग्रांट दी थी। देखो तो इस तरह से दिखाया जाता था वो। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज, तो हमने ना बाउंड्रीज बना दी है अर्दन एम्बार्कमेंट्स, मतलब कि ऐसे ही बस मिट्टी के थोड़े छोटे छोटे से ऊंचाई, मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके जैसे खेतों को सेपरेट करते हैं ना, मिट्टी मिट्टी की छोटी सी दीवार बना के लगभग घुटने तक की हाइट की, इस तरह की मिट्टी की दीवारें बनाकर हमने इस लैंड को बाउंड्री दे दी है। थॉर्नी बुशेस मतलब कांटेदार झाड़ियां भी लगाई है। इस लैंड में क्या क्या है, इसमें फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, वाटर लैंड है, गार्डन्स, बगीचे, ऑर्चर्ड्स, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, पेस्चर लैंड, विलेज तक है, बताओ कितनी बड़ी लैंड है। एंड हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, स्लिट लेडन लैंड, टैंक्स, ग्रीनरीज, फिश पॉन्ड्स, बीहाइव्स एंड डीप लेक्स। तो देखो बताते हैं कि अब ये सेक्शन में बता रही है कि जिससे भी ये लैंड मिलेगी ना, वो इस लैंड से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। वो टैक्सेस जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स फाइन की तरह लेते हो ना पैसा, उसको भी टैक्स की तरह कलेक्ट कर सकता है। पान के पत्तों पर भी टैक्स ले सकता है। वूवन क्लोथ पर भी टैक्स ले सकता है इस लैंड का ओनर, जिसको भी चोला किंग देंगे ये लैंड। वो व्हीकल्स पर भी टैक्स ले सकता है। बड़े बड़े रूम्स भी बना सकता है इसी लैंड पर, जो कि जिसमें मंजिलें भी हो बेक्ड ब्रिक से बनाई हुई, मतलब मंजिल चढ़ा सकता है बेक्ड ब्रिक से बनाया हुआ मकान। वो इसी एरिया में बड़े या छोटे वेल्स भी खोद सकता है। ट्रीज और थॉर्नी बुशेस भी प्लांट कर सकता है। और अगर ज़रूरत हो तो वो नहर भी बना सकता है इरिगेशन पर्पस के लिए। तो लेकिन उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पानी वेस्ट ना हो और एम्बैंकमेंट्स बनाई जाए, मतलब कि लोगों में फालतू में लड़ाइयाँ ना चलते रहे, एम्बैंकमेंट बने, हर एक एरिया को सेपरेट किया जाए। तो देखो 12th सेंचुरी में एक संस्कृत पोयम है जिसमें किंग्स की हिस्ट्री बता रही है, कश्मीर के किंग्स की हिस्ट्री। ये कल्हाना नाम के एक ऑथर ने कंपोज किया है। उन्होंने काफ़ी सोर्सेस जिसमें इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स और
आंखों देखी बातें और अर्लियर हिस्ट्रीज भी यूज करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो Prashastis, unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies। तो देखो प्राशस्तीस में तो काफी बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है, लिखा होता है, लेकिन कल्हाना ने जो भी लिखा है वो काफी प्रैक्टिकली लिखा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट सा ही लिखा हुआ है। देखो वॉरफेयर फॉर वेल्थ, हम नोटिस करेंगे कि जो रूलिंग डायनास्टीज है ना एक स्पेसिफिक रीजन की, ये कभी कभी दूसरे एरियाज पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो देखो ऐसा ही ना, जिस एरिया पे हमेशा लड़ाई चलती रहती थी वो गंगा वैली का कनौज एरिया था। कई सदियों तक रूलर्स जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के थे, ये कनौज के लिए लड़ते गए, क्योंकि ये तीन पार्टीज थी, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला, जो कि इतने लंबे समय तक लड़ती रही थी। तो हिस्टोरियंस इन्हें ट्रिपटाइट स्ट्रगल, इसे ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहकर बुलाते हैं। रूलर्स ने यह भी कोशिश की वो अपने पावर्स ना अपनी पावर और रिसोर्सेज को लार्ज टेम्पल बना बनाकर दिखाई। तो देखो क्योंकि ये टेम्पल होते थे, ये काफी रिच होते थे, तो लोग हमेशा ना जब दूसरे की किंगडम पर अटैक करते थे तो वो हमेशा लार्ज टेम्पल्स को टारगेट करते थे, क्योंकि इधर बहुत सारा पैसा होता था। तो देखो एक ऐसे ही रूलर थे गजनी के महमूद, अफगानिस्तान के रूलर थे ये। अफगानिस्तान के रूलर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर 17 बार आक्रमण किया एक रिलीजियस मोटिव से। तो उसका टारगेट ना वेल्दी टेम्पल्स, जिसमें गुजरात का सोमनाथ टेम्पल भी इंक्लूडेड है, उस पर अटैक किया। और तो इधर टेम्पल से ना इस तरह से अटैक कर करके महमूद ने इतनी वेल्थ ले ली कि उन्होंने गजनी में एक गजनी को एक अच्छा सुंदर सिटी बनाया, कैपिटल सिटी अपने किंगडम का। तो देखो दूसरे जो किंग्स है वो भी वॉरफेयर में लगे रहते थे। उनमें से एक किंग है चाहमनाज डायनेस्टी, जिन्हें बाद में चौहान नाम से भी जाना गया। इनका रूल दिल्ली और अजमेर के रीजन्स पे था, लेकिन चौहान्स ने कोशिश की थी कि वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करें, लेकिन उनको अपोज करते थे गुजरात के चालुक्यास और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गढ़वालाज। तो देखो चाहमना रूलर जो थे ना पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने एक तुर्क रूलर जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था 1191 में। लेकिन फिर से एक वॉर हुई और 1192 में ये जो चाहमना रूलर थे पृथ्वीराजा III ये हार गए उससे। अ क्लोजर लुक द चोलास, देखो फ्रॉम उरैयर टू तंजौर, चोलास पावर में कैसे आए। तो देखो एक माइनर चीफली फैमिली थी जो कि कावेरी डेल्टा का एरिया था ना उधर पावर में थी। फैमिली को कहते थे मुत्तरैयर। तो देखो मुत्तरैयर जो थे ये कांचीपुरम के पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट्स थे। तो देखो अब ये जो शख्स है ना विजयलया, ये चोलास के चोलास के उरुय्यूर के चेफली फैमिली से बिलोंग करते थे। आपको दो प्लेसेस का नाम याद करना है, मुत्तरैयर और उरैयर। मुत्तरैयर वाले लोग जो थे वो कांचीपुरम के पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट थे। तो विजयलाया जो कि चोलास के चीफ थे उरुय्यर से, इन्होंने मुत्तरैयर वाले एरिया को मिडल ऑफ 9th सेंचुरी में कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने एक टाउन बनाया तंजौर का, और गॉडेस निशंब सूदिनी के लिए एक बड़ा टेम्पल भी बनाया उधर। देखो विजयलाया के जो सक्सेसर थे उन्होंने इस तरह आगे चलते चलते नेबरिंग रीजन्स को भी कनकर किया और चोला किंगडम को साइज और पावर में बढ़ाते गए। तो देखो पांड्यन और पल्लव टेरिटरीज जो कि साउथ और नॉर्थ में थी ना, वो भी इस किंगडम का ही पार्ट बन गई, चोला किंगडम का ही। तो राजा राजावन जिन्हें सबसे पावरफुल चोला रूलर माना जाता है, ये किंग बन गए थे 985 कॉमन एरा में, और इन्होंने अपना कंट्रोल इन एरियाज पे काफी अच्छा जमाया। और उन्होंने ना अपनी एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको भी फिर से ऑर्गेनाइज किया। तो देखो राजा राजा के जो सन थे ना राजेंद्र वन, उन्होंने राजा राजा की पॉलिसीज को ही कंटिन्यू किया और उन्होंने और ज्यादा लैंड को इन्वेड किया। वो गंगा वैली तक इन्वेड कर गए थे, मतलब उत्तर प्रदेश, ये गंगा वैली का एरिया जो आज का पड़ जाता है ना, गंगा जिधर से जा रही है गंगा वैली का एरिया, श्रीलंका को भी उन्होंने इन्वेड किया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज तक को इन्वेड कर लिया। तो उन्होंने काफी पावरफुल नेवी भी बनाई इन सब कंट्रीज को इन्वेड करने के लिए। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्ट्रक्चर्स, देखो बड़ा जो टेम्पल है ना तंजौर में या फिर गंगईकोंडा चोलापुरम, ये नाम याद कर लेना आप भी, ये बनाया था राजा राजा और राजेंद्र ने
ये है ना काफी आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल्स है, मतलब बहुत सुंदर टेम्पल्स हैं। देखो इस फिगर में ना टेम्पल दिखाया हुआ है गंगईकोंडा चोलापुरम का। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर टेम्पल बनाया हुआ है ये। चोला टेम्पल जो हमेशा बनते थे ना वो यूजुअली इनके अराउंड काफी लोगों को लोग बसते थे। तो इधर का ये सेंटर्स थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए भी, मतलब इन्हीं टेम्पल्स के नजदीक ही, इन्हीं टेम्पल्स की मार्केट्स में, इन्हीं टेम्पल्स में काफी सुंदर क्राफ्ट भी बनता था। टेम्पल्स को यूजुअली ना रूलर्स कुछ लैंड भी दे देते थे, और दूसरे लोग भी लैंड जरूर देते थे, क्योंकि टेम्पल एक धर्म का विषय है तो लैंड डोनेट कर देते थे लोग। तो जो भी इस लैंड का प्रोड्यूस होता था वो यूज हो जाता था उन स्पेशलिस्ट को मेंटेन करने के लिए जो कि टेम्पल के लिए काम करते हैं। और यूजुअली वो लोग टेम्पल के नजदीक ही रहते थे, जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस या डांसर्स। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्पल ना मात्र और मात्र पूजा की एक स्थल नहीं था, सिर्फ पूजा का स्थल नहीं होता था टेम्पल, वास्तव में टेम्पल इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो देखो क्राफ्ट जो भी टेम्पल से एसोसिएटेड था ना, तो उसमें ब्रोंज इमेजेस जो बनती थी ना वो काफी स्पेशल थी। चोला टाइम की जो ब्रोंज इमेजेस है ना, उनको वर्ल्ड में फाइनेस्ट माना जाता है। देखो काफी इमेजेस जो है ना, ये ब्रोंज इमेजेस ये है डाइटीज की, मतलब देवताओं की। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी है जहाँ पे भक्तों की भी इमेजेस है, जिनमें भक्तों की भी इमेजेस है। देखो ये कितना सुंदर स्कल्पचर है, और चोला ब्रोंज स्कल्पचर ही है ये, फाइनेस्ट ही माना जाएगा इसको तो सही में भी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, देखो चोलास के टाइम पर काफी जो अचीवमेंट्स हुई ना उनके कारण से एग्रीकल्चर में भी काफी नई डेवलपमेंट्स हुई थी। देखो ये मैप जो जो ऊपर था ना, इसमें आप देखोगे कावेरी ना काफी छोटे छोटे चैनल्स में भी ब्रांचेस में बटी हुई है। बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाने से पहले वो और भी उसके काफी डिविजन्स है। तो इन ब्रांच चैनल्स के हेल्प से ना अ, खेती में काफी फायदा होता था। तो कभी कभी क्या होता था, ये जो चैनल्स होते हैं ये ओवरफ्लो कर जाते थे, तो इनके कारण इनके तटों पर, बैंक्स पर ना काफी फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो जाती थी। और ये जो चैनल से पानी मिलता था ना उसको यूज कर लेते थे एग्रीकल्चर के लिए। यूजुअली इसको ज्यादातर राइस की कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था। तो देखो वैसे तो एग्रीकल्चर तमिलनाडु के पार्ट्स में पहले से डेवलप थी, लेकिन फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में ये एरिया लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए यूज होता था। तो देखो फॉरेस्ट को भी काफी एरिया से क्लियर करना पड़ता था, लैंड को भी लेवल करना पड़ता था कई एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए। तो जो डेल्टा का रीजन था ना, उधर एम्बैंकमेंट्स बनानी पड़ी थी, जो मैंने आपको समझाया, मिट्टी से ही थोड़ी सी छोटी छोटी दीवारें बना देने को एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो ये जो कावेरी डेल्टा का रीजन था इधर एम्बैंकमेंट पड़ती थी, क्योंकि फ्लड्स को फ्लड्स से बचना है। और कैनाल्स भी बनानी पड़ती थी, क्योंकि ये पानी को ना फील्ड्स तक लेकर जाना है। तो काफ़ी एरियाज में ना दो क्रॉप्स एक साल में उगाई जाती थी। कई केसेस तो ऐसे भी है जब पानी को आर्टिफिशियली क्रॉप तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि क्रॉप क्रॉप को पानी की तो ज़रूरत है ही। तो इरिगेशन के लिए भी अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते थे। कई एरियाज पर वेल्स बना खोद दिए जाते थे, तो कई एरियाज पर बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते थे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि इरिगेशन के लिए ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेबर को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो इन सभी कामों के लिए मेंटेनिंग दीज वर्क्स, और ये सब काम करने के लिए, और पानी को कैसे शेयर करना है, ये सब भी मेंटेन करना पड़ता था। तो काफ़ी जो नए रूलर्स थे ना, और विलेज में रहने वाले लोग थे, इन सभी एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। देखो इस फिगर में एक स्लूस गेट दिखाया गया है तमिलनाडु में। देखो स्लूस गेट क्या होता है, मतलब ये एक स्लाइड करने वाला ना गेट टाइप का स्ट्रक्चर है। इसको स्लाइड करोगे तो पानी का बहाव बंद हो जाएगा और खुल भी जाएगा, इस तरह से स्लूस गेट है ये। नाइन्थ सेंचुरी से है ये तमिलनाडु में। ये पानी के आउटफ्लो को रेगुलेट करता था एक टैंक से। चैनल्स में पानी जाता था ना, फिर बाद में उस पानी को फील्ड को इरिगेट करने के लिए यूज कर दिया जाता था, तो ये उसको उसके आउटफ्लो को रेगुलेट करता था। एक स्लूस गेट ना यूजुअली वुड या फिर मेटल बना हुआ बैरियर होता है, जिसको वाटर का लेवल कंट्रोल करने के लिए, या फिर किस स्पीड में पानी पहुंचाना है, मतलब कम पानी छोड़ना है, ज्यादा पानी छोड़ना है, इन सब कामों के लिए यूज किया जाता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, देखो
एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज करते होंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि पीजेंट्स ने भी अपने सेटलमेंट्स बनाए जिन्हें उर कहा जाता था। तो समय के साथ क्योंकि इरिगेशन एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो अब प्रॉस्परस हो गए थे ये पीजेंट्स के ग्रुप्स भी, उर भी। तो ये इस तरह के जो ग्रुप्स थे, विलेजेस के जो इस तरह के ग्रुप्स थे ना, उन्होंने अपना एक बड़ा यूनिट बनाया जिसको नाडू कहा जाता था। तो विलेज की काउंसिल्स और नाडू, ये सब मिलके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जैसे जस्टिस देना या टैक्स कलेक्ट करना। तो जो रिच पीजेंट्स होते थे, इनका काफ़ी कंट्रोल था नाडू पर। और ये जो नाडू थे, ये चोला गवर्नमेंट के, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में चलते थे। चोला किंग और कुछ अमीर लैंड ओनर्स जो होते थे, उनको ना टाइटल्स देते थे, जैसे मुवेंदवेलन, या फिर पीजेंट जो कि तीन किंग्स को, इसका मतलब हो जाता है कि पीजेंट जो कि तीन किंग्स को सर्व करता है। अरैयर भी एक टाइटल था। ये टाइटल्स इज्जत देने के लिए यूज किए जाते थे और उनको भरोसा भी दिलाया जाता था कि वो एक इम्पोर्टेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे स्टेट या सेंटर में। स्टेट का सेंटर में देखो लैंड के किस तरह के टाइप होते थे। तो चोला इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उनमें कुछ लैंड कैटेगरीज बताई हुई है, जैसे वेलन वगई, ये एक नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर का लैंड होता था, मतलब जिस पर नॉन ब्राह्मण पीजेंट का अधिकार होता था। ब्रह्मदेया मतलब वो लैंड जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट कर दिया गया है। शलभ होगा, लैंड जो कि स्कूल की मेंटेनेंस के लिए है। देवदान इसको कह दो, या फिर और तिरुनमट्टू कला तिरुनमट्टू कानी, जो लैंड टेम्पल्स को गिफ्ट किया गया है। पल्लिच चंदम, जो कि लैंड जैना इंस्टीट्यूशंस को, जैन धर्म के लोगों को, मतलब नहीं, जैन धर्म को गिफ्ट किया गया है, जैना इंस्टीट्यूशंस को। हमें हमें देखने को मिलता है कि ना ब्राह्मण्स जो है ना, उन्हें हमेशा लैंड ग्रांट्स या फिर ब्रह्मदया मिलती रहती थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कावेरी डेल्टा का जो एरिया था ना, इधर काफी ब्राह्मण सेटलमेंट्स उभर के आई थी। और ऐसा ही साउथ साउथ इंडिया में भी, के दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिलता है। हर एक ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मण को दी हुई लैंड, उसको प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की एक सभा देखती थी हमेशा। ये असेंबलीज जो होती थी ना, सभाएं, ये काफी एफिशिएंटली काम करती थी। इनके डिसीजंस को इंस्क्रिप्शंस पर रिकॉर्ड भी किया जाता था। कभी कभी टेम्पल की स्टोन वॉल्स पर भी रिकॉर्ड कर दिया जाता था। जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी, उन्हें कहा जाता था नगरम। ये नगरम भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कभी कभी टाउन्स में परफॉर्म करते थे। देखो, तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में उत्तरमपुर है, इधर एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें डिटेल्स दी हुई है कि भाई ये सभाएं किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी। इन सभाओं में ना अलग अलग सेपरेट कमिटीज होती थी, अलग अलग तरह के कामों के लिए, जैसे इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स या टेम्पल्स के लिए भी। तो जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे ना कमेटी में, जो कमेटी का एलिजिबल मेंबर बन सकता है, उनका नाम एक छोटी छोटी पाम लीफ की टिकट्स पर लिख दिया जाता था। और फिर इन टिकट्स को एक घड़े में, मटके में डाल दिया जाता था, और एक फिर यंग छोटा बच्चा आकर इन टिकट्स को निकालता था, एक 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 करके कमेटी के लिए, हर एक कमेटी के लिए। तो देखो इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, देखो तो ये इंस्क्रिप्शन जो उत्तरमुख से मिली है ना, ये बताती है कि भाई कौन बन सकता है सभा का मेंबर। तो ये बताती है कि जो भी सभा का मेंबर बन सकता है ना, उसको एक ऐसी लैंड का ओनर होना जरूरी है जिससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। उन जो भी बनना चाहते हैं उसके पास खुद का घर होना चाहिए। उसकी एज 35 से 70, 35 और 70 के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए उसे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उसकी उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कमेटी का पहले 3 साल से मेंबर बना हुआ है ना, 3 साल पहले से मेंबर बना हुआ है, तो वो कोई दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। और जो भी अपने अकाउंट्स और अपने रिलेटिव्स के अकाउंट सबमिट कर देगा, नहीं करेगा, कर देगा, जो कर देगा ना अकाउंट्स को सबमिट, वो ही इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं, और जो नहीं करेगा वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकता। तो देखो ये जो इंस्क्रिप्शंस है, ये किंग्स और पावरफुल मैंस के बारे में है। तो देखो एक ऐसी इंस्क्रिप्शन पेरिया पुराणम का एक पार्ट है जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। तो वो अपने को ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की लाइफ के बारे में बताता है। तो देखो, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर, अदनूर के आउटस्कर्ट्स पे एक छोटा सा गांव था पुलैयास का,
पुलैया लोगों का। पुलैया को ना ब्राह्मण और बेल्ला लोग आउटकास्टेड लोग मानते थे, आउटकास्ट मानते थे, मतलब बाहर की जाति वाले लोग समझते थे। तो ये जो छोटा है गांव था ना इनका, इधर छोटे छोटे घर थे जिसमें पुरानी सी यही घास फूस भूसे की छत बनी हुई थी उनके छोटे छोटे घरों की, और उधर अग्रेरियन लेबर्स रहते थे, मतलब कि अ, मतलब खेतों में काम करने वाले लेबर जो होते हैं ना, उस तरह के लोग रहते थे जिनको छोटे छोटे काम दे मिल जाते थे। तो देखो जो उनके घरों का थ्रेशोल्ड वाला एरिया था, मतलब घर के बाहर का जो आंगन का एरिया होता है ना, उधर लेदर की स्ट्रिप्स बिछी हुई थी, और छोटे छोटे चिकन्स ग्रुप्स में मूव करते रहते थे उस गांव में। उस गांव में डार्क चिल्ड्रन, मतलब काले बच्चे थे जो कि काली ब्लैक आयरन का ही ब्रेसलेट को पहनते थे और उसी में छोटे छोटे पपीज को लेकर कूदते रहते थे। इन द शेड ऑफ मुरुदू, मतलब अर्जुन ट्रीज, अर्जुन ट्री की अर्जुन ट्री की छाया में ना फीमेल लेबरर्स अपने बेबीज को सुलाकर चली जाती थी, और वो सुलाती थी एक लेदर की शीट पर। और मैंगो ट्रीज भी थे जिसकी ब्रांचेस पर ड्रम्स हैंग करते थे। और कोकोनट पाम्स, मतलब कि कोकोनट के जो पाम्स होते थे ना, उनके नीचे जो ग्राउंड में होलो एरिया होता था, मतलब थोड़ा बहुत मिट्टी खुदी हुई होती थी, उधर बिचेस, टाइनी हेडेड बिचेस, मतलब छोटे सिर वाली बिचेस लेट जाती थी अपने पपीज को पैदा करने के बाद। और जो रेड क्रेस्टेड कॉक्स, मतलब कि लाल सिर वाले मुर्गे होते थे, ये सुबह से पहले ही अपने मतलब आवाज दे देते थे कि भाई जैसे ये इन ब्राउन प्लेयर्स को दिन का काम शुरू करने का इंडिकेशन दे रहे हो। और जैसे जैसे दिन बीतता था, कांजी ट्री की छाया में ना वेवी एयर्ड पुलैया वुमन सिंग करने लगती थी, जब वो पैडी को साफ कर रही होती थी उस समय। तो अब ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। थैंक यू।